बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। ये मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर MBBS वालों के लिए, फिजियोलॉजी कार्डियोवेस्कुलर की। इसमें मैं क्वेश्चन बेस्ड इंपॉर्टेंट जो कोर कॉन्सेप्ट्स है कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी के, वो एक क्वेश्चन पहले मेंशन करूँगा। उसके अंदर जो है वो जो टॉपिक है कोर कॉन्सेप्ट, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन का आंसर भी होगा। और इसमें असल में इस तरह होता है, देखिए आंसर जो है वो लिमिटेड होते हैं, क्वेश्चंस अनलिमिटेड बन सकते हैं। जैसे एडिमा है, उस पर लाखों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके आंसर स्पेसिफिक होंगे। 10-12 कोर कॉन्सेप्ट होंगे, उन्हीं में से आपका आंसर होगा। अगर वो पॉइंट आपको पता है तो आप आंसर एक्सट्रपोलेट करके निकाल सकते हो। तो इस सीरीज़ में मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के अंदर जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे एक्सप्लेन करूंगा और उसका आंसर भी हो जाएगा। और रिलेटेड दूसरे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं साथ में मेंशन करता चला जाऊंगा। तो लेट स्टार्ट। ये पहला केस होगा। तो पेशेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ठीक है, वो आया है आपके पास। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये होता है कि किडनी जो है वो प्रोटीन एक्सक्रीट करती है, प्रोटीन अंदर ब्लड में नहीं रख सकती, वो प्रोटीन लॉस होता है और 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा लॉस होता है। अब इस बंदे में एडिमा होगा। ये आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्टार्लिंग फोर्सेस व्हाई दिस पेशेंट डेवलप एडिमा। तो इस क्वेश्चन में मेनली दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे, एक स्टार्लिंग फोर्सेस और दूसरा एडिमा। एडिमा क्या चीज़ होता है आपको पता होना चाहिए और स्टार्लिंग फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। ये आपके कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी में, रीनल फिजियोलॉजी आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। खैर फर्स्ट ईयर में नहीं है, फर्स्ट ईयर में है कि सेकंड ईयर में मुझे नहीं पता, लेकिन रीनल फिजियोलॉजी में भी ये इंपॉर्टेंट है और आपके रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टार्लिंग फोर्सेस और एडिमा। एडिमा कहते हैं आपके सर्जरी वाले कहते हैं उसे थर्ड स्पेसिंग। असल में आपके बॉडी में फ्लूइड कंपार्टमेंट जो है वो मेनली तीन है, एक इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है, और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के फर्दर दो पार्ट्स, एक वेस्कुलर कंपार्टमेंट और एक इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला जो एरिया है, इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना उसे एडिमा कहते हैं। तो ये कार्डियक फेलियर में हो सकता है, सीरोसिस में हो सकता है, किडनी फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जैसे यहाँ पे हो सकता है। तो वो स्टार्लिंग फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में आपने एडिमा को समझना कि स्टार्लिंग फोर्सेस में इम्बैलेंस की वजह से एडिमा कैसे होता है। असल में स्टार्लिंग फोर्सेस वो फोर्सेस है जो आपके कैपिलरीज से फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन को गो ऑन करती है। मतलब मेनली जो फिल्ट्रेशन होती है और रीएब्जॉर्प्शन होती है वो स्टार्लिंग फोर्सेस के बैलेंस वगैरह की वजह से होती है, इंक्रीज डिक्रीज। मेनली इसमें दो चीज़ें, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, एक ऑनकोटिक प्रेशर होता है। अब अगर आप एक कैपिलरी ले रहे हैं, कैपिलरी के अंदर एक ऑनकोटिक प्रेशर होता है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। इसी तरह कैपिलरी के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट जो है, वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा और ऑनकोटिक प्रेशर होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आता है फ्लूइड की वजह से, ठीक है। ब्लड जो अगर वेसल है, कैपिलरी है, तो उसमें ब्लड ज़्यादा है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड कम है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है, सिंपल रखने के लिए। ऑनकोटिक प्रेशर आता है प्रोटीन से। तो ब्लड में मेन प्रोटीन एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर डिटरमाइन करता है आपके वेस्कुलर कंपार्टमेंट का। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी प्रोटीन्स जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। मेनली दो कंपार्टमेंट्स आपने देखने हैं, एक वेस्कुलर कंपार्टमेंट और दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट। और साथ में वहाँ दो प्रेशर्स, हर कंपार्टमेंट में दो प्रेशर्स, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और दूसरा ऑनकोटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो फ्लूइड को, वाटर को कह दें, वो उस कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में पुश करने का काम करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ऑनकोटिक प्रेशर फ्लूइड को उस कंपार्टमेंट में रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर आपकी कैपिलरी में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो आपका फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा। अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर ऑन्कोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं, ऑनकोटिक प्रेशर इज प्रेशर ड्यू टू प्रोटीन, मेनली एल्ब्यूमिन इन योर ब्लड, ठीक है। अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया है तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, एल्ब्यूमिन ज़्यादा होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पुश करता है फ्लूइड को आउट ऑफ दैट कंपार्टमेंट, ठीक है। और ऑनकोटिक प्रेशर वहाँ पे रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर कैपिलरी से बाहर पुल करके फ्लूइड को इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में लाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपोज करेगा। अब इस तरह कर लो, फिल्ट्रेशन कर दो, रीअब्जॉर्प्शन कर दो।
तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैपिलरी का फिल्ट्रेशन को फेवर करेगा, ठीक है। और ऑनकोटिक प्रेशर इंटेस्टिशियम का वो भी फिल्ट्रेशन को फेवर करेगा, ठीक है। और ऑनकोटिक प्रेशर जो आपके वेस्कुलर कंपार्टमेंट में है, ठीक है, कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो आपके रीअब्जॉर्प्शन को फेवर करेगा, फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। इसी तरीके से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है वो आपके रीअब्जॉर्प्शन को फेवर करेगा और फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। तो स्टार्लिंग फोर्सेस में जो इक्वेशन बनती है वो फिल्ट्रेशन फोर्सेस और रीअब्जॉर्प्शन फोर्सेस, उनका डिफरेंस आप लेते हो तो उस हिसाब से होता है। अच्छा, अब ऐसी चीज़ें जैसे हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर में आपका लेफ्ट साइड हार्ट जो है फेल हो गया, आगे ब्लड पंप नहीं कर रहा है, पीछे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी वेसल जो है उनमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी और बाहर एडिमा होगा, पल्मोनरी एडिमा, जिसकी वजह से डिस्निया वगैरह के सिम्टम्स आएंगे। अब लीवर फेलियर है, लीवर मेन ऑर्गन है जहाँ पे एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज होता है। सिरोसिस अगर हो गया किसी को किसी भी वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, वैसे कैंसर की वजह से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से, किसी भी वजह से लीवर डैमेज हुआ, फेल हुआ और एल्ब्यूमिन बनाना उसने छोड़ दिया या कम बनाया, तो ऑनकोटिक प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी, लेकिन फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो एडिमा होगा, जनरलाइज एडिमा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है नेफ्रोटिक साइंड्रोम। नेफ्रेटिक साइंड्रोम और नेफ्रोटिक साइंड्रोम आप पैथोलॉजी में आके पढ़ोगे। नेफ्रेटिक साइंड्रोम में प्रोटीन लॉस कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। नेफ्रोटिक साइंड्रोम में प्रोटीन लॉस ज़्यादा होता है, 3+ प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, यूरिन के अंदर प्रोटीन एक्सक्रीट होता है। तो आपका ब्लड के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो आप एडिमा होगा। क्यों एडिमा हुआ आप यहाँ पे आपके ऑनकोटिक प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से एडिमा हुआ। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा जो हुआ था वो स्टार्लिंग फोर्सेस में इम्बैलेंस किस तरह हुई, वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ पीछे ब्लड के बेकअप होने की वजह से। सिरोसिस और नेफ्रोटिक साइंड्रोम में ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एडिमा हुआ, ठीक है। अब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में आपका एडिमा होता है, पल्मोनरी कंजेशन वगैरह होता है। राइट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर लीड्स टू फिर राइट साइड हार्ट फेलियर। अगर राइट साइड हार्ट फेलियर है तो क्या होगा, आपका पीछे एसाइडीज कहते हैं, आपके एब्डोमेन के अंदर अगर एडिमा हो जाए, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट जो है उसमें, तो उसको एसाइडीज बोलते हैं। आपके नीचे लोअर लिम्ब जो है उधर लेग के अंदर एडिमा होगा, उसे पिटिंग एडिमा बोलते हैं। डिपेंडेंट एडिमा होता है क्योंकि वो ग्रेविटी को वो करता है। आपके सेक्रल रीजन में एडिमा होगा अगर राइट साइड हार्ट फेलियर है, तो वो सारा एडिमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कैसे हुआ, आगे ब्लॉक है, आगे ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, राइट हार्ट आगे पंप नहीं कर पा रहा है, तो पीछे आपका ये क्या कहते हैं इसको, जुगुलर वेन जो है ये डिस्टेंड हो जाएगी। नीचे आपका लीवर जो है, नटमेक लीवर बोलते हैं, लीवर में भी एडिमा होगा, वहाँ से बाहर फ्लूइड निकलेगा। किस वजह से, वहीं स्टार्लिंग फोर्सेस, वहीं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है क्योंकि ब्लड आगे फ्लो नहीं कर रहा, पीछे रुका है, तो वो बाहर आ रहा है, एडिमा होगा एसाइटिस, और लोअर लिम्ब में आपका एडिमा होगा, वो भी वहीं कंजेशन की वजह से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। तो मेन जो है समरी ये है, देखिए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड से आता है, वहाँ पे वॉल्यूम जो है ब्लड का उससे आता है। ऑनकोटिक प्रेशर ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन है उससे आता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन कराता है, ऑनकोटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन के अपोज कर रहा होता है, ठीक है। अगर ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, एडिमा होगा, जैसे नेफ्रोटिक साइंड्रोम में और सिरोसिस में। और अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर का एग्जांपल मैंने दिया, सोडियम रिटेंशन अगर ज़्यादा हो, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी सोडियम रिटेंशन होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर रिअब्जॉर्प्शन कराता है और उसी वजह से वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता जाता है। एक तो वो फेलियर है, आगे पंप नहीं हो रहा, उस वजह से पीछे कंजेशन है, उसलिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा है, बाहर निकलेगा। दूसरा, वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ता है रेस की वजह से, वो भी बाहर आता जाएगा, थर्ड स्पेसिंग होगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस पे क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में और इंशाल्लाह आप लोग इजीली आंसर कर पाओगे। तो चलो, होप ये
पहला केस आप लोगों को एडिमा और स्टार्लिंग फोर्सेस दोनों समझ आ गई होंगी। अच्छा, एडिमा के और काजेज़ भी है, वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये जो आपका मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन। परमेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे जल जाए कोई बंदा, बर्न्स हो, परमेबिलिटी डिस्टर्ब है, उस वजह से एडिमा होगा। दूसरा सेप्सिस, सेप्सिस कहते हैं आपका मिसाल के तौर पर कोई बैक्टीरिया अंदर फैल गया, डिसेमिनेट हो गया अंदर पूरी बॉडी में, ठीक है, उसकी वजह से टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो उसकी परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, बढ़ाते हैं, तो भी एडिमा हो सकता है, ठीक है। और जो हमने डिस्कस की स्टार्लिंग फोर्सेस में इम्बेलेंस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज या ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज। उसके अलावा एक और चीज़ है, अब ऑनकोटिक प्रेशर उसमें भी आता है। ये देखें, आपका जो लिम्फेटिक्स है वो इंटस्टिशियल फ्लूइड से प्रोटीन को और इंटस्टिशियम को लेके जाते हैं और ब्लड में इंटर करते हैं। अगर लिम्फेटिक ब्लॉकेड हो गया, जैसे किसी का ब्रेस्ट कैंसर था, उसका ब्रेस्ट निकाल दिया गया, साथ में उसके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स वगैरह डैमेज हो गए या निकाल दिए गए, तो लिम्फ जो है आपके उधर से जो अपर लिम्फ है, क्या बोलते हैं इसको, आर्म वगैरह से लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉक होगा, तो वहाँ पे इंटस्टिशियल फ्लूइड में प्रोटीन नहीं निकल रहा है ना, प्रोटीन वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, तो इंटस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट का ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो वो मज़ीद ड्रा करके वेस्कुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड को अपने वाले कंपार्टमेंट यानी इंटस्टिशियल कंपार्टमेंट लाएगा। इसे लिम्फेडिमा बोलते हैं। एक तो लिम्फेटिक ड्रेनेज कम है और दूसरा, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपके लंग वाले में भी आएगा, रिस्पिरेटरी में, रीनल में, तो इस कॉन्सेप्ट के बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और हार्ट कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम है, ये वेसल से रिलेटेड है, तो एक कार्डियोवेस्कुलर में तो है ही है। तो एडिमा और स्टार्लिंग फोर्सेस डन।